क्या टाइम हो गया, एक बार शुरू कर लेते हैं। एज यू टॉप में बता दो। हैरी हूँ प्लीज चुप। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, वो पीडीएफ सबको मिल गई थी? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्यूशन चैप्टर, ये नए बच्चे ले लो। आसान है। अमर तुझे मिल गई थी अमर प्लीज बातें नहीं। अमर इसको ऑन कर दिया? ओके चलो बातें नहीं। आज हमने जो चैप्टर शुरू करना है बायोमोलिक्यूल्स, ये ऑर्गेनिक्स का जो चैप्टर है थ्योरेटिकल चैप्टर है। मतलब ये ऑर्गेनिक्स का वो चैप्टर नहीं है कि जिसमें आपको कोई कार्बन की चेन्स बनानी है या कोई केमिकल रिएक्शंस करनी है। केमिकल रिएक्शन है लेकिन मतलब थोड़ा थ्योरी वाला चैप्टर है। अब देखो जिन बच्चों को बायो मुश्किल लगती है, जिनको लर्निंग वाला पार्ट मुश्किल लगता है, तो हो सकता है उनको ये चैप्टर मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कराऊंगी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें क्लास में याद करवा के भिजवाऊँ, रट्टा मरवाऊंगी, लेकिन थोड़ा कुछ हिंट्स देकर कि तुम्हें मुश्किल ना लगे। चलो पहले बात करते हैं। बायोमोलिक्यूल चैप्टर का नाम है। बायोमोलिक्यूल होते क्या है? एनी आइडिया? कल मैंने वैसे स्टार्ट करा था। बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? हाँ, नॉन लिविंग लाइफलेस पार्टिकल। यस हाँ, तो कल मैंने बताया था कि बायोमोलिक्यूल खुद लाइफलेस पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ की ग्रोथ के लिए, हमारी लाइफ के रिपेयर के लिए, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर लाइफलेस, खुद लाइफलेस है लेकिन कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? अब जैसे मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुम ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ, तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, एक बायोमोलिक्यूल है। क्या उसका फॉर्मूला सिंपल है? क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का? C6H12। इज इट सिंपल और कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स है ना। तो बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन ही यही कहती है कि एक तो ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स। क्या ये लिविंग है कि लाइफलेस है? ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर लाइफ ग्रोथ मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। आप बिलीव नहीं करोगे, हमें इन चीजों का अभी एज अ यंग स्टेज पे नहीं पता लगता, लेकिन कल को जब तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कभी हेल्थ दिखाने जाओ तो डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि इनको प्रोटीन की कमी है, इनकी बॉडी में, इनकी बॉडी क्यों रिपेयर जल्दी जल्दी रिकवर नहीं कर पा रही, क्योंकि नॉर्मली लोग प्रोटीन इनटेक कम होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में तो आपको पता है वैसे भी लोग वेजिटेरियन ज्यादा होते हैं, नॉन वेज कम लेते हैं, एग्स कम खाते हैं, तो नॉर्मली ओल्ड एज में ना प्रोटीन की कमी पाई जाती है। और उसी की वजह से आपको पता नहीं है, बिकॉज मैं तो अपने खुद नानी के साथ व्हेन शी वाज नॉट रिकवरिंग तो हम खुद जाते थे, तो डॉक्टर्स यही बोलते थे कि इनको प्रोटीन खिलाओ। अब जिस बंदे ने कभी लाइफ में अंडा नहीं खाया, अब आप उसको प्रोटीन इनटेक कैसे दोगे? है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें रियलाइज नहीं होता कि ये बायोमोलिक्यूल प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, डीएनए आरएनए है, इनका हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो डेफिनेशन याद हुई बायोमोलिक्यूल्स की? बोलो मेरे साथ। कम्प्लेक्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर आर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आज हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। पहला बायोमोलिक्यूल जिसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं हैरी? जैसे मैं एग्जांपल दूं, ग्लूकोज, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। C6H12 ग्लू, ये क्या? प्लीज मुझे ना मजा नहीं आ रहा, आज बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट को समझने के लिए सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जो प्लांट से निकले हुए, प्लांट से मिलते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गन्ने की शुगर सुक्रोज, गन्ने की शुगर शुगर केन की C12। अब साइंटिस्ट को क्या लगता था हैरी, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, जैसे ग्लूकोज है, अगर तुम इसको गौर से देखो, इसमें कार्बन अलग कर लो और 6 वाटर अलग कर सकते हो, क्योंकि देखो 6 2 जा 12, 6 1 जा, ऐसे ही सुक्रोज में 12 कार्बन अलग कर लो तो वाटर 11 निकल रहा है। मुझे अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए पीछे। 2 11 जा 11 1 जा, यानी कि साइंटिस्ट को लगता था कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो इस फॉर्मूले में फिट हो सकता है।
साइंटिस्ट को लगता था कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स उन्होंने देखे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, जिनके फॉर्मूले आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, बट साइंटिस्ट को लगता था कि अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट है ना तो उसको इस फॉर्मूले में ढाला जा सकता है। जैसे आप खुद ही देख रहे हो कि C6H12O6 के अगर मैं कार्बन 6 अलग कर दूं तो वाटर उसमें से कितने अलग हो रहे हैं? 6। अगर मैं सुक्रोज के 12 कार्बन अलग कर दूं तो वाटर उसमें कितने अलग हो रहे हैं? ये वैल्यू चेंज हो सकती है नैतिक। इस केस में वैल्यू क्या है? 6। इधर कितनी है? तो मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्मूला में क्या रख दिया? y। और अमर कार्बन भी फिक्स नहीं है, कार्बन यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर कितने हैं? तो मैंने जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट? CxH2O। जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या बन गया कि कार्बन कितने भी हो सकते हैं, तो हमने कार्बन कितने ले लिए? X। और H2O भी कितने भी हो सकते हैं, तो नवजोत हमने H2O कितने ले लिए? Y। और कार्बोहाइड्रेट्स का नाम भी इस वजह से पड़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। देखो, अगर आप कह रहे हो कि मैं कार्बोहाइड्रेट को कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले में फिट कर सकती हूँ या मैं इस फॉर्मूले में फिट कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप खुद देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या बन गए? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बन गए? हाइड्रेट्स ऑफ। तो अगर आप मेरे से कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन पूछोगे तो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन ये बन गई कि दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। मिलते कहाँ से हैं? प्लांट से। बट हैं क्या? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हैं क्या? हाइड्रेट्स ऑफ। लेकिन जब रिसर्च बढ़ी तो साइंटिस्ट के सामने कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स निकल के आने लगे जो इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहे थे, जैसे रैमनोज। रैमनोज नाम का कार्बोहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला होता है गाइस C6H12O5। अब अगर आप इसमें से कार्बन 6 अलग करोगे तो वाटर आप 6 नहीं लिख सकते, बिकॉज 6 चूजा कितना होता है? पर उसके लिए ऑक्सीजन 6 होने चाहिए ना, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? तो रैमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है प्रॉपर्टी वाइज, बट वो इस फॉर्मूले को फिट नहीं कर सकता। तो यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट की ओल्ड डेफिनेशन रिप्लेस हुई मॉडर्न डेफिनेशन से। कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट्स का नाम इस वजह से रख दिया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कंसीडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। दे आर कंसीडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ। बट क्या ये डेफिनेशन सब पे लागू होती है? विच इज अ कार्बोहाइड्रेट विच फेल्स? Damrov does not fit into this. Why? Because its formula is C6H12, जबकि इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए था? ठीक है, तो अब साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का नाम हमने रख तो दिया है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन करके, अब हम नाम तो चेंज नहीं करते। कार्बोहाइड्रेट्स को आज की डेट में भी क्या बोला जाता है? कार्बो। बट हमें अंदर से ये बात पता है कि ये जो ओल्ड डेफिनेशन आई थी कार्बोहाइड्रेट की, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये सब कार्बोहाइड्रेट पर लागू नहीं होती। देयर आर सम एक्सेप्शंस, या देयर आर सम कार्बोहाइड्रेट्स जो कार्बोहाइड्रेट्स की इस डेफिनेशन को फिट नहीं करते। अब साइंटिस्ट ने कहा कि मॉडर्न डेफिनेशन ढूंढी जाए कार्बोहाइड्रेट्स की। मॉडर्न डेफिनेशन क्या आई कार्बोहाइड्रेट्स की? अब जब आगे चल के, जब ये चैप्टर थोड़ा आगे बढ़ेगा ना, तो तुम्हें मैं एक चीज दिखाती हूँ, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जो अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी समझाने के लिए नहीं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो ग्लूकोज C6H12O6, प्लीज दिव्यांश, दिव्यांश प्लीज बातें मत करो। डर के आगे, और पढ़ाने वाली जब मैं हूं, मैं तुम्हें कह रही हूं कि मैं तुम्हें रटवाने के लिए बैठी हूं, बस तुम्हारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए। हाँ गुरताज, पता है क्या पढ़ा, मेरी बात सुनो। वी स्टार्टेड विद दिस बैच। क्यों बैच ये स्टार्ट हुआ था? हम मेरे को क्या जरूरत थी, मैं आप मानोगे नहीं, इस क्लास में मैंने 60 बच्चे भी एक टाइम पे बैठ के पढ़ाए हुए हैं। मैंने अलग अलग इसीलिए करे थे क्योंकि इवेंचुअली मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बच्चे बढ़ने लगते हैं ना, क्लास की एफिशिएंसी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। और पढ़ने वाला बच्चा भी चाहेगा, उसको समझ नहीं आएगा। तो हाँ, तभी हमने उस बैच को स्प्लिट करके इस बैच की शुरुआत करी थी। बट अगर हम इस बैच में भी फिर वही खप डालेंगे, शोर करेंगे, फिर तो फायदा नहीं होगा। अब मैं 12 से एक क्लास लेके हटी हूँ, मैं उसी में तुम्हें बुला के खत्म कर देती काम। तो प्लीज चीजों को समझो, मजाक के टाइम मजाक भी करनी है। फिर 3 बैच कर लूंगी मैं, और तुम पढ़ने वाले बनो। इधर देखो,
अच्छा ठीक है, मैं तभी तंग होती हूँ जब तुम बोलते हो, मत बोलो। चलो सुनो मॉडर्न डेफिनेशन। अब मैंने तुम्हें बोला कि ओल्ड डेफिनेशन तो डिस्कार्ड हो गई, क्योंकि कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट रैमनोज जैसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की डेफिनेशन को फिट नहीं कर रहे थे। अब साइंटिस्ट ने ढूंढा कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, होते कौन है कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने तुम्हें बोला कि जब ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का सामने आया, जो कि अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन साइंटिस्ट ने देखा कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, उनमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। उनमें बहुत सारे क्या होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की मॉडर्न डेफिनेशन होती है कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी। कार्बोहाइड्रेट्स की जब आप मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसकी मॉडर्न डेफिनेशन में तुम्हें वर्ड मिलेगा पॉलीहाइड्रोक्सी। अब उनको पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ। जब आप फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ोगे और खुद बनाओगे तो तुम खुद रियलाइज करोगे कि इनके स्ट्रक्चर में बहुत सारे OH ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, या तो वो एल्डिहाइड होता है या कीटोन, दोनों नहीं हो सकते। मेन फंक्शनल ग्रुप या तो क्या रहने वाला है, या क्या रहने वाला है। अब देखो मॉडर्न डेफिनेशन सुनो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और मॉडर्न डेफिनेशन क्या बन गई कार्बोहाइड्रेट्स की, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी लॉजिक समझ आ रहा है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे क्या होने वाले हैं, OH। बट मेन फंक्शनल ग्रुप क्या रहने वाला है, या तो। अब एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, मॉडर्न डेफिनेशन में मैं एक और चीज ऐड कर रही हूँ, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, जब हम किसी कंपाउंड से लाइट को पास करें, जैसे इसके अंदर नमक है NaCl। अब मुझे अगर चेक करना हो कि नमक NaCl ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो क्या किया जाता है, इनसे लाइट पास करी जाती है। क्या पास करी जाती है, अगर कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, जैसे लाइट आ रही है, अगर तो एज इट इज पास होगी, फिर तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, फिर तो ये क्या हुआ, ऑप्टिकली। लेकिन अगर कंपाउंड ने लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया या, तो ये होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव अगर अगर घुमा दिया, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे या लीवो। तुमने सुना होगा कि जो कंबाइंड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। जैसे लाइट का एक प्लेन जैसे XY प्लेन में आ रहा है, तो वो YZ प्लेन में चला गया। जैसे XYZ प्लेन, हम ना प्लेन पोलराइज लाइट लेते हैं, मतलब एक ऐसी लाइट लेते हैं जो एक पर्टिकुलर प्लेन में मूव कर रही है, XY प्लेन में, तो उसका पूरा का पूरा प्लेन ही चेंज हो जाता है, तो वो YZ प्लेन में चली जाती है या ZX प्लेन में चली जाती है। तो चलो हम उस डीप में नहीं जाएंगे। तो कहने का भाव यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, आज तक एक भी एग्जाम्पल ऐसा निकल के नहीं आया, या आज तक एक भी ऐसी एक्सेप्शन नहीं निकल के आई कि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। तो क्यों ना इस डेफिनेशन में ही लगा दिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव नहीं, ऑप्टिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। और अब ये बन गई कंप्लीट डेफिनेशन। व्हाट वाज ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ओल्ड डेफिनेशन क्या थी, मॉडर्न डेफिनेशन क्या हुई, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। उससे पहले दो वर्ड क्या ऐड करने हैं, ऑप्टिकली फिर इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। और तो जैसे कि मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें याद करा के भेजूंगी, हमें बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन याद हो गई। दीज आर कम्प्लेक्स, लाइफलेस organic substances responsible for our life, growth, maintenance, repair, reproduction, etc. Carbohydrates की old definition, hydrates of general formula CxH2O. Which carbohydrate do not fit into this formula? Rhamnose. Rhamnose का क्या फॉर्मूला होता है, होना क्या चाहिए था, C6H12. What is the modern definition of carbohydrates? Optically active, polyhydroxy, aldehyde और कीटोन। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब बहुत और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं। वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं। भाई कितनी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना, वेरी इंटरेस्टिंग। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले साइंटिस्ट ने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया।
इससे पहले मैं कार्बोहाइड्रेट्स की 3 कैटेगरीज आपको दिखाऊं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कभी कभी क्या, कई बार मैं कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स बोलूंगी, सैकराइड्स, क्योंकि ना जनरली सैकराइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे आर स्वीट इन टेस्ट। कभी ग्लूकोज टेस्ट किया? गन्ने की शुगर, सुक्रोज, वो भी क्या होती है, मीठे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली स्वीट इन टेस्ट, तो इस करके ना कार्बोहाइड्रेट्स को कई बार मैं सैकराइड्स बोलूंगी। तो अगर मैं सैकराइड्स वर्ड यूज कर रही हूँ तो समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, कार्बो। अब बात चल रही है क्लासिफिकेशन की। वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि सैकराइड्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। पहली है मोनोसैकराइड्स, प्लीज बातें नहीं, पहली कैटेगरी क्या है, दूसरी है ओलिगो, बातें हो रही है, मजा नहीं आ रहा क्लास में, ओलिगोसैकराइड्स, और आखिरी क्लासिफिकेशन है, अब तुम कहोगे कि मैम ये क्लासिफिकेशन क्या है, मैं मोनोसैकराइड्स नाम ही बता रहे हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, मोनो जो सिंगल है। अब सिंगल का क्या मतलब है, सिंगल मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अकेले हैं, मतलब अगर आप इनको पानी में डाल के ब्रेक करने की कोशिश करोगे ये फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देंगे, क्योंकि ये सिंगल यूनिट है। ये क्या है, दोबारा सुनो, मोनोसैकराइड्स आर सिंगल विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट। अब प्रूव करती हूँ, ध्यान से देखना। ग्लूकोज है, अब मैं ग्लूकोज को मोनोसैकराइड क्यों मानती हूँ, प्लीज दिव्यांश देखो, जब आप इसको पानी में डालोगे, गुरदास जब आपने ग्लूकोज को पानी में डाला, हाइड्रोलाइज किया, जिसको हाइड्रोलाइज वर्ड नहीं पता, मतलब पानी में डाल के ब्रेक करना। हरमन आपने कॉमर्स से नॉन मेडिकल क्यों ली, और फिर मेरी ट्यूशन में आके गद्द डालना था? नहीं मतलब नॉन मेडिकल पढ़ाती हूँ ना, वो कॉमर्स में था, वो मैंने पहले टीचर्स रखे हुए थे। इधर देखो, ग्लूकोज को जब हमने पानी में डाला तो ग्लूकोज किस में टूटा, प्लीज ध्यान से देखो, ग्लूकोज पानी में डाल के किस में टूटा, C2H5OH, इथेनॉल और CO2। अब आप कहोगे कि मैम टूट तो गया, टूट गया, पर उसने कार्बोहाइड्रेट तो नहीं दिया ना, उसने कोई और फैमिली दी है, अल्कोहल दी है, मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो टूट रहा है। अब तुम दोबारा एक और एग्जांपल देखो, मान लो सुक्रोज, सुक्रोज जो गन्ने की शुगर होती है, इसको अगर तुम पानी में डालोगे तो ये पानी में डालकर C6H12O6 ग्लूकोज देगा और C6H12O6 फ्रक्टोज देगा। अब ध्यान से देखो, ये कैसा कार्बोहाइड्रेट हुआ जिसने पानी में जाके कितने कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर दिए, तो ये डाइसैकराइड हुआ। ये क्या हुआ, ध्यान से समझो, मोनोसैकराइड और डाइसैकराइड में फर्क क्या है। मोनोसैकराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो सिंगल यूनिट होते हैं, जो क्या होते हैं, सिंगल यूनिट। प्रूव कर, नहीं हमें नहीं प्रूव करके दिखाना कि वो क्या देंगे। दिव्यांश मैं तो तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ग्लूकोज सिंगल यूनिट क्यों है, क्योंकि अगर आप उसको पानी में जाके जबरदस्ती ब्रेक करोगे, अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करके देखना चाहोगे कि क्या ये कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा, कुछ और दे सकता है। अब वो कुछ क्या दे रहा है उसमें आप पढ़ो ही मत, ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करो कि वाई ग्लूकोज इज अ मोनोसैकराइड, बिकॉज इट डज नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, बिकॉज इट डज नॉट हाइड्रो, जिसको हाइड्रोलाइज का मतलब नहीं पता, इट डज नॉट ब्रेक डाउन टू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स, टू फर्दर कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा, अल्कोहल दे, एल्डिहाइड दे, हमें उसमें नहीं पढ़ना। ब्रेकडाउन तो हो सकता है पर देगा क्या, कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा। अब एक तुम्हें आएगा क्या एग्जाम में, तुम्हें आएंगे एग्जाम्पल मोनोसैकराइड के, तो एक एग्जाम्पल तो मैंने तुम्हें करा ही दिया, ग्लूकोज। अगला एग्जाम्पल मोनोसैकराइड का फ्रक्टोज, तीसरा एग्जाम्पल मोनोसैकराइड का लैक्टोज नहीं, राइबोज। गला हुआ फ्रूट, गला हुआ, इसे याद कर लो, गला से ग्लूकोज, फ से, र से, थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा जब, पता है क्यों, क्योंकि आपको एमसीक्यू आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैकराइड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट अ मोनोसेक्राइड। तो आपको अगर मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल पता होंगे तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ना कि कौन सा मोनोसेक्राइड है और कौन सा मोनोसेक्राइड। पहले तो डेफिनेशन क्या याद करी कि मोनोसेक्राइड सिंगल यूनिट, monosaccharides consist of do not hydrolyze to give simpler carbohydrates, do not hydrolyze to give, हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, कुछ भी दे देंगे बट कार्बोहाइड्रेट फर्दर नहीं देंगे। एग्जाम्पल कौन से हैं मोनोसेक्राइड के? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। व्हाट इज द निमोनिक बाय विच वी आर लर्निंग दिस? गला हुआ। ठीक है, अब आते हैं ओलिगो पे। ओलिगोस वो सारे कार्बोहाइड्रेट होंगे जो पानी में जाकर 2 से 10 कार्बोहाइड्रेट देते हैं। 2 भी दे सकते हैं टूटकर, 3 भी दे सकते हैं। आप कहोगे तुम कि मैम 2 वालों को तो हम डाई बोलते हैं, तो डाइसेक्राइड भी एक तरह का ओलिगो है। डाइसेक्राइड भी किसके अंडर आ गया? तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स 2 से 10 यानी कि पानी में जाकर 2 सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स दे दें तो वो भी ओलिगो हैं। 3 दे दें तो वो ट्राइसेक्राइड हुआ, बट ट्राइसेक्राइड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ। जो 4 देगा टेट्रा, वो भी ओलिगो। तो हमारे सिलेबस में डाइसेक्राइड्स ही हैं। वैसे हमारे सिलेबस में कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं? लेकिन अगर कल को तुमसे कोई पूछ ले कि ओलिगो क्या होता है, तो ओलिगो में वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं जो पानी में हाइड्रोलाइज होने पर कितने से कितने कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर सकते हैं? 2 बट हमने अपने सिलेबस में कौन से पढ़ने हैं? डाई। डाई कौन से होंगे जो पानी में, जैसे सुक्रोज इज अ, बिकॉज पानी में जाकर इसने कितने कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करे? कौन कौन से लवे? ग्लूकोज एंड, जिनका फॉर्मूला भी सेम है, जिनका फॉर्मूला भी सेम है बट इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो एक कार्बोहाइड्रेट उन्होंने कौन सा प्रोड्यूस करा और एक कौन सा प्रोड्यूस करा? किसने प्रोड्यूस करा? तो सुक्रोज इज अ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल प्लीज देखो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल याद करते हैं डाइसेक्राइड्स के। जैसे हमने मोनो के करे हैं ना, मोनो के थे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड डाई के एग्जाम्पल सुनो। एक तो मैंने कराई दी है सुक्रोज, एक माल्टोज, और एक किसी ने लैक्टोज बोला था। तो लैक्टोज जो है वो किसी ने मोनो में बोला था, किसी ने मोनो में बोला था। अब गलती मत करना, चलो जो भी बोला था, हाँ गलेक्टोज, बातें मत करो। गलेक्टोज ठीक है मोनो है, बट जो एग्जाम्पल मैं याद करवा रही हूँ पहले वो याद करो। अगर सारे मिक्सिंग कर दोगे तो पेपर में जाके खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन मोनो था कौन डाई था। ठीक है, अभी जो एग्जाम्पल्स मैं याद करवा रही हूँ वो कर लो। ऑल्दो वो सारे एग्जाम्पल कवर नहीं करेंगे, बट जो जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हमें सैम्पल पेपर में एमसीक्यूज में मिलेंगे हम याद करते रहेंगे। बट पहले वाले एग्जाम्पल तो याद कर लें हम। तो पहले वाले कौन से याद करें हमने? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड, अब डाई वाले याद करो, सुक्रोज, माल्टोज एंड श्यामलाल। श्यामलाल से याद होएगा श म ल, सड़ा हुआ माल्टा, सड़ा हुआ माल्टा। किसी ने दूसरे बैच में कहा था स्मॉल मीडियम लार्ज SML। ये किसी ने 430 वाले बैच में उसने बताया, तनिष ने, स्मॉल मीडियम लार्ज SML, उससे भी याद कर सकते हो। सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो पहली क्लासिफिकेशन में मोनो क्लियर हो गया, ओलिगो क्लियर हो गया। ओलिगो नहीं पढ़ना हमने, पढ़ना कौन सा है? डाई। डाई के एग्जाम्पल याद हो गए? नहीं, ट्राई का मैं वैसे एक एग्जाम्पल लिखवा दूंगी, रैफिनोज। हाँ, लेकिन जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है मैं वही कराऊंगी, एक्स्ट्रा कराने नहीं। सीक्वेंस, वेरी गुड क्वेश्चन, सीक्वेंस में लिखना है। वैसे सच में बताऊं, जब मैं आगे जाके आपको डाइसेक्राइड्स पढ़ाऊंगी ना तो मैं तुम्हें यही बोलूंगी कि इसी सीक्वेंस में याद रखना। उसका कारण ये है कि तुम्हें ना क्वेश्चन आता है कि जब सुक्रोज पानी में जाता है तो वो किस में टूटता है? तो वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। माल्टोज टूटता है दोनों अल्फा डी में, और लैक्टोज टूटता है दोनों बीटा में। तो अगर तुम सीक्वेंस नहीं याद करोगे ना पेपर में तो तुम भूल जाओगे कि अल्फा और बीटा किसके प्रोडक्ट थे, अल्फा और अल्फा। अगर तुम सीक्वेंस में याद रखोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि सुक्रोज पहले नंबर वाला आया है तो इसके प्रोडक्ट में एक अल्फा डी आएगा और एक बीच वाला माल्टोज आया है तो बीच वाला माल्टोज दोनों अल्फा में, और लास्ट वाला लैक्टोज का आया तो उसके प्रोडक्ट में दोनों क्या होने चाहिए? बीटा डी। तो ये बात जब मैं आपको आगे चल के डाइसेक्राइड्स पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि आखिर ये पानी में जाके टूटते किसमें है ना। तो उसमें तब तुम सीक्वेंस याद करोगे तो तुम्हारे लिए आसान रह जाएगा, तुम कोई गलती नहीं करोगे, तुम्हें क्लैरिटी होगी कि कौन सा डाइसेक्राइड पानी में अल्फा और बीटा देने वाला है, कौन सा डाइसेक्राइड पानी में जाके दोनों अल्फा देने वाले हैं, और लास्ट वाला आ गया तो दोनों क्या देने वाला है? बीटा। अदरवाइज सीक्वेंस याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे चल के है। ठीक है, अब लास्ट है पोली।
लास्ट कौन सी कैटेगरी है? पॉली। नाम ही बता रहा है ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो पानी में जाकर 2 से 10 नहीं बल्कि n यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है? n। वेरी n ही नहीं, n बहुत सारे, n बोलते हैं ना कि विच प्रोड्यूसेस n यूनिट्स। हाँ, वेरिएबल भी है एंड वेयर n इज अ वेरी लार्ज नंबर, n इज अ वेरी, मतलब बहुत सारी कार्बो। एग्जाम्पल स्टार्च, स्टार्च का एग्जाम्पल क्या होता है दिव्यांश? C6H10O5 ब्रैकेट में n। जब आप इसको पानी में हाइड्रोलाइज करते हो तो ये n वाटर के साथ कंबाइन करके n यूनिट्स प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज की। कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करता है? n। 2 से 10 नहीं, डाई नहीं, ट्राई नहीं, टेट्रा नहीं, ओलिगो नहीं, बहुत सारी। तो ऐसे हाँ, जितना भी पानी वो कंज्यूम करेगा उसके अकॉर्डिंग, या जितने भी यहाँ पे n पड़े होंगे उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड। 3 पॉलीसेकेराइड जो आपको याद होने चाहिए, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, जो आपके सिलेबस में है। इसकी निमोनिक नहीं मेरे से बन पाई, तुमसे बनेगी तो मेरे को बता देना। स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, SCG कुछ नहीं बन रहा था। दूसरे बैच वालों ने कोशिश करके देखी थी, नहीं बना, तो याद ही कर लो स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। तो आज कम से कम इस टेबल को करने के बाद हमें 9 कार्बोहाइड्रेट्स तो है। तेरे को तो क्रिकेट से याद आएगा, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, SCG, ठीक है। चलो मोनो के एग्जाम्पल, मोनो के एग्जाम्पल दिव्यांश, गला हुआ फ्रूट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। डाइसेक्राइड्स के नाम SML, स्मॉल मीडियम लार्ज, सुक्रोज, माल्टोज एंड, और पॉलीसेक्राइड्स के नाम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। याद हो गया? ठीक है, आगे चले। अब अगली क्लासिफिकेशन देख लो कार्बोहाइड्रेट्स की। ये मैंने क्लासिफिकेशन तुम्हें समझा दी है, जो मैंने कि मोनो कौन से होते हैं, ओलिगो क्या होते हैं, है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। तो मैंने तुम्हें बोला था कि ट्राइसेकेराइड वैसे आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा। रैफिनोज, तो तुम डाई याद कर लो, सुक्रोज, माल्टोज एंड, वो रैमनोज था, वो रैफिनोज नहीं था, वो रैमनोज था। हाँ, रैमनोज इज मोनो। तो कहाँ पे? हाँ, वो तो फिर H तो 10 थे ना, उसके H तो 12 भी हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है कि अगर किसी में 5 ऑक्सीजन है तो वो पॉली होगा, तो उसके फॉर्मूले में फिर N थोड़ा था। अगर उसके रैमनोज के फॉर्मूले में यहाँ पर होल N होता तब ये पॉली बनता ना। अगर तुम्हें वो सिंगल दिख रहा है तो वो मोनो ही हुआ। Okay, now next category of carbohydrates is reducing and non-reducing sugar, जिसके एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। पहली कैटेगरी खत्म हो चुकी है। पहली कैटेगरी मोनो, ओलिगो, डाई इस बेसिस पे थी कि वो पानी में जाकर कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो मोनो, 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो डाई, 10 से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो पॉली। अब ये दूसरी क्लासिफिकेशन है। अब ये क्लासिफिकेशन ना थोड़ी तुम्हें समझ नहीं आएगी, उसका कारण ये है कि असल में ना ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। मतलब अगर आप बुक उठाओगे वॉल्यूम 2, उसका लास्ट चैप्टर है। उसका रीजन होता है, जब बुक्स बनाई जाती है ना एक सीक्वेंस में क्यों बनाई जाती है, बायोमोलिक्यूल लास्ट चैप्टर क्यों रखा, पहला क्यों नहीं रख दिया, क्योंकि लास्ट से पहले एक चैप्टर आता है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में या तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या रहने वाला है, या क्या रहने वाला है, तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको अल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ाई जाती हैं वो इसमें यूज होती हैं। अब वो चीजें तुमने पढ़ी तो है नहीं, तो अब मैं तुम्हें कुछ चीजें ऐसे बताऊंगी जो तुम्हें समझ नहीं आएंगी। तो अभी थोड़ा सा तुम्हें पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो चीजें अल्डिहाइड और कीटोन में यूज होंगी तो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएंगी। तो वो चीजें क्या हैं? 2 नाम के ना रिएजेंट्स होते हैं, टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग्स रिएजेंट। 2 नाम के रिएजेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, रिएजेंट बोलो कंपाउंड्स बोलो। एक रिएजेंट होता है टॉलन और एक होता है फैलिंग। ये ऐसे रिएजेंट हैं जो आपको अल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं। और क्यों पढ़ाए जाते हैं? क्योंकि जब भी किसी कंपाउंड में
टेस्ट करना होता है कि अल्डिहाइड है कि कीटोन है, तो उस कंपाउंड में ज्यादातर टोलन और फैलिंग रिएजेंट डाले जाते हैं। अगर पॉजिटिव टेस्ट आता है, कौन सा टेस्ट आता है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि कंपाउंड के अंदर अल्डिहाइड था। और अगर नेगेटिव टेस्ट आता है तो कंफर्म हो जाता है कि उसके अंदर कीटोन था। अब अगर मैं इससे ज्यादा डिटेल में जाऊंगी कि पॉजिटिव आने पर ही क्यों कंफर्म होता है कि वो अल्डिहाइड है, या नेगेटिव आने पर क्यों कंफर्म होता है, तो उसके लिए मुझे आपको पूरा अल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा सिलेबस में है, लेकिन वो अल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद जब बायोमोलिक्यूल में ये चीज आती है तो बच्चों को समझ आ जाती है। अब के लिए सिर्फ इतना याद कर लो कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो टोलन और फैलिंग्स नाम के रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। अब रिड्यूस क्यों करेंगे, क्योंकि ये रिएजेंट्स बाय नेचर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ये रिएजेंट्स बाय नेचर क्या है। अब जिनको नॉलेज नहीं है कि मैम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं पर खुद रिड्यूस होते हैं। दूसरों को क्या करते हैं, पर खुद क्या होते हैं। तो अगर कोई कार्बोहाइड्रेट इन टॉलन्स और फैलिंग्स रिएजेंट नाम के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर पाएगा तो वो क्या कहलाएगा। अब वो क्यों रिड्यूस कर पाएगा, या टोलन होता क्या, फैलिंग क्यों होता है, तो अभी तुम्हें थोड़ा सा लगेगा कि हम रट रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा रट लो, क्योंकि मेरे को उसके लिए बहुत डीप में जाना पड़ेगा, वो अभी नहीं समझ आएगा। हाँ, अभी रट्टा मार लो कि रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से कार्बोहाइड्रेट है, विच रिड्यूसेस टॉलन्स या फैलिंग्स रिएजेंट। और जो रिड्यूस नहीं करेंगे वो क्या होंगे। बट यू कीप अ ट्रस्ट विद मी कि जब मैं आपको पूरा टॉलरेंस होता क्या, फैलिंग्स होता क्या, जब मैं आपको ये सारी कहानी बता दूंगी तो आपको ये चीजें रटने नहीं लगेंगी, आपको समझ आ जाएंगी। अब तो नाम से ही पता लग रहा है कि जो टॉलन और फैलिंग्स एजेंट को रिड्यूस करेगा वो रिड्यूसिंग शुगर है, और जो नहीं करेगा वो। लेकिन गाइस डेफिनेशन एग्जाम में इतनी नहीं पूछी जाती जितने एग्जाम्पल आते हैं कि कौन कौन से रिड्यूसिंग शुगर है या कौन कौन से नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एमसीक्यू आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग या विच ऑफ द फॉलोइंग इज। तो एग्जांपल याद करवाती हूँ, सारे इधर आओ, पहले वाली पीपीटी पे आओ। जितने भी मोनो होते हैं, जितने भी कौन होते हैं, ये सारे रिड्यूसिंग शुगर होंगे। ये क्या होंगे, यानी कि अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूसिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो इन पे मत टिक करना, क्योंकि ग्लूकोज रिड्यूसिंग होगा, फ्रक्टोज और राइबोज भी क्या होगा। तो तुम्हें रिड्यूसिंग के लिए अलग से एग्जांपल नहीं याद करने, अपने दिमाग में बिठा लो कि मोनो वाले तो हमेशा रिड्यूसिंग होंगे, मोनो वाले तो क्या होंगे। अब इसका भी रीजन है, लेकिन अभी मैं कुछ चीजें चाहकर भी नहीं तुम्हें बता सकती कि मोनो वाले रिड्यूसिंग क्यों होंगे, क्योंकि अभी मैं इस चीज उतनी डिटेल में करा ही नहीं सकती। तो अभी सिर्फ रट लो कि अगर कल को मुझे एग्जांपल आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूसिंग, तो उसके लिए सबसे पहले तो तुम पहचान कर लो कि अगर तुम्हें ऑप्शन में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज जो कि हमारे मोनोसेक्राइड्स थे, जो कि हमारे क्या थे, उनमें से कोई भी ऑप्शन होगा तो वो तो रिड्यूसिंग की कैटेगरी में आएगा। वो किसकी कैटेगरी में आएगा। कमिंग टू डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड का पहला नॉन रिड्यूसिंग है। डाइसेक्राइड का पहला कौन सा था, श्यामलाल का पहला, स्मॉल मीडियम का लार्ज, एस, सुक्रोज। सुक्रोज कौन सी कैटेगरी में चला गया, नॉन रिड्यूसिंग में। अभी मैं सिर्फ लर्न करा रही हूँ, रीजन नहीं बता रही। पहला किस में चला गया, तो बाकी बचे हुए माल्टोज और लैक्टोज भी क्या बन गए, रिड्यूसिंग। कैसे नहीं, मतलब ये तो जब मैं इनके स्ट्रक्चर्स बताऊंगी और तुम्हें करके दिखाऊंगी कि ये टॉलन और फैलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर पा रहे हैं या इसीलिए नहीं कर पा रहे, तो याद करने की ट्रिक सिखा रही हूँ, याद करवा रही हूँ कि मोनो तो सारे क्या होंगे, रिड्यूसिंग। डाई वाला कौन सा रिड्यूसिंग नहीं होगा, ओनली द फर्स्ट वन, जो कि कौन सा था, हर्ष। और बाकी दो कौन से थे, माल्टोज एंड, तो वो कौन से हो गए। और पोली वाले भी सारे नॉन रिड्यूसिंग होंगे, पोली वाले भी सारे क्या होंगे, तो रिड्यूसिंग ऑल मोनो, नॉन रिड्यूसिंग ऑल पोली, और डाई में फर्स्ट वाला इज एंड अदर टू आर। तो इससे क्या आपको फायदा होगा कि कल को अगर आपको एमसीक्यू आ गया और आपको कोई क्वेश्चन आया दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग, तो अगर तुम्हें आइडिया रहेगा कि कौन कौन से रिड्यूसिंग होते हैं और कौन कौन से नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, तो आप अप्रोप्रिएट ऑप्शन टिक कर पाओगे, आप अप्रोप्रिएट ऑप्शन टिक कर पाओगे। समझ आ गया कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की डेफिनेशन भले आपसे ना पूछी जाए, है ना, लेकिन एग्जाम्पल्स भर भर के पूछे जाते हैं।
और डेफिनेशन भी अभी हम हाफ हार्टेडली लर्न कर रहे हैं, क्योंकि ना तो हमें टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में पता है, ना ही हमें फैलिंग्स रिएजेंट के बारे में पता है, क्योंकि ये सारी चीजें अल्डिहाइड और कीटोन्स के कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं। अब जब हमें बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया जाता है तो तब तक अल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर हो चुका होता है, तो तब हम ये चीजें पढ़ाते हैं तो बच्चों को हमें अलग से एक्सप्लेन ही नहीं करनी पड़ती। बच्चों को पता होता है व्हाट इज टॉलरेंस या व्हाट इज फैलिंग्स, या ये कंपाउंड क्यों रिड्यूस करेगा या ये क्यों नहीं करेगा। बट अभी के लिए हम लर्न कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये चैप्टर पहले करना पड़ रहा है। ये तो आप स्कूल वालों से पूछो ना। अब आइडियली तो पटेल में भी अगला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, सोल्यूशन का सेकंड चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो सीक्वेंस में ही चला जाता है, या जब ऑर्गेनिक्स शुरू होती है तो ये चैप्टर एंड में ही पढ़ाया जाता है। लेकिन अब स्कूल वालों को हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, कई बार स्कूल वालों का मन है हम पहले बायोमोलिक्यूल करा दें ताकि बाकी सारी ट्यूशंस पर दूसरा चैप्टर चले। अब हमने तो फिर अकॉर्डिंगली नहीं, हर चीज पूरा चैप्टर ऐसा नहीं चलेगा, बीच में एक एक कुछ कुछ चीजें आएंगी जो डिपेंडेंट होंगी, तो वो मैं बता दूंगी, बाकी चीजें तो मैं आपको समझाऊंगी। अब आपको मोनोडाई पॉली समझ नहीं आया, वो तो समझ आया है ना, सिर्फ एक कुछ कुछ कैटेगरीज नहीं समझ आएंगी, वो हम थोड़ा सा लर्न कर लेंगे। ओके, अब बिफोर आई स्टार्ट द ग्लूकोज, है ना, मेन ग्लूकोज, एक क्लासिफिकेशन और भी होती है, एक क्लासिफिकेशन और रहती है एल्डोज। थर्ड क्लासिफिकेशन, हमने कितनी क्लासिफिकेशन करी है, बातें जो कर रहे हैं बच्चे प्लीज, हमने कितनी क्लासिफिकेशन करी है, पहले अभी तक दो करी है। पहले कौन सी थी, मोनो डाई पॉली, दूसरी कौन सी करी, रिड्यूसिंग एंड, तीसरी क्लासिफिकेशन है कि कार्बोहाइड्रेट या तो एल्डोज होते हैं, या अगर कार्बोहाइड्रेट के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड रहने वाला है, अगर अल्डिहाइड के अंदर, अगर कार्बोहाइड्रेट के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या रहने वाला है, तो वो एल्डोज की कैटेगरी में जाएगा। वो किसकी कैटेगरी में जाएगा, और अगर उसके अंदर कीटोन रहने वाला है तो, और अगर दोनों आ गए दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन पढ़ो, ग्लूकोज इज एन एल्डो हेक्सोज। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि इसको एल्डो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। अब तुम कहोगे मैम हेक्स क्यों बोला, हेक्स तो इसीलिए बोला 6 कार्बन है, एल्डो हेक्सोज तो इसीलिए बोला 5 होते तो इसको क्या बोलते, एल्डोपेंटोज। हैरी और दिव्यांश यू कैन गो आउट, टॉक, गिगल अराउंड, हग, जो करना है, फिर अंदर आ जाओ। एल्डो टेट्रोज 3 कार्बन, एल्डो ट्रायोज। तो अब हम अगर हम ग्लूकोज को एल्डो हेक्सोज बोलते हैं तो वो किस कारणवश बोलते हैं, क्योंकि एक तो उसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या रहने वाला है। अब आप कहोगे कि मैम हमें कैसे पता, ये सारी चीजें आगे पता लगेंगी, अभी बस मान लो कि ग्लूकोज में मेन फंक्शनल ग्रुप क्या रहने वाला है, अल्डी, और उसके अंदर कार्बन तो 6 होते हैं, तो तुम्हें पता ही है C6H12, इसीलिए ग्लूकोज इज एन एल्डो एल्डो हेक्सोज। ग्लूकोज इज एन एल्डो, why aldo, because its main functional group is ld, and why hexose, because its formula tells that it has not 3 4 5 but how many carbon, C6H12। वो आगे जाके जब मैं तुम्हें C6H12O6 फॉर्मूले का फ्रक्टोज पढ़ाऊंगी तो तुम्हें उसके स्ट्रक्चर में दिखेगा कि इसके अंदर तो एल्डिहाइड है ही नहीं, इसके अंदर तो कीटोन है, तो वो बन जाएगा कीटो हेक्सोज। वो क्या बन जाएगा, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जिन दोनों का फॉर्मूला सेम है, कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम ग्लूकोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 है, फ्रक्टोज का भी C6H12O6 है, तो ये अलग क्यों है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग है। एक के स्ट्रक्चर में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन पाया गया है, अल्डी, और दूसरे के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या पाया गया है, तो ग्लूकोज बाय नेचर क्या हो गया, एल्डो हेक्सोज, और फ्रक्टोज बाय नेचर क्या हो गया, कीटो हेक्सोज। तो कल को जब तुम नोट्स में या बुक्स में ऐसी टर्म्स पढ़ोगे कि ग्लूकोज इज एन एल्डो हेक्सोज या कीटो फ्रक्टोज इज अ कीटो हेक्सोज, तो तुम्हें अजीब नहीं लगेगा, तुम्हें समझ आएगा। तो इसीलिए ये थर्ड कैटेगरी जो पूछी नहीं जाती बट इसीलिए पढ़ा रही हूँ, ताकि कल को तुम अगर ऐसी टर्म्स देखो तो तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए कि 3 कार्बन होंगे तो कीटो ट्रायोज, 4 कार्बन होंगे तो कीटो टेट्रोज, 5 कार्बन होंगे तो कीटो, Mayank, very bad. This is not, you know,
दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम यू। आप टॉपर हो ना 10th के, कितने परसेंटेज थे? 96। इस बार 99 तभी आएंगे अगर पढ़ोगे। कीटो, कीटो एग्जॉस्ट क्यों हुआ? क्योंकि फॉर्मूला तो इसका भी C6H12O6 है, लेकिन इसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या पाया गया है? कीटोन। तो ये क्या बन गया? तो आज के बाद कल को कोई तुमसे पूछ ले कि वाई ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डिफरेंट इवन इफ दे हैव सेम फॉर्मूला, तो तुम बोलोगे कि यस दे हैव सेम फॉर्मूला बट दे आर आइसोमर्स, दे आर in one of the structure which is the main functional group aldehyde, so it comes under the category of aldoexos and the other it comes under the category of। और ये कौन से आइसोमर्स हुए जिनका फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है? फंक्शनल आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स हुए? स्ट्रक्चरल तो है बट स्ट्रक्चरल में भी कई कैटेगरीज पढ़ते थे, पोजीशन, चेन, मेटामर, टोटोमर। ये कौन से आइसोमर्स हुए? फंक्शनल, क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही। ठीक है, अब इससे पहले हम अगला टॉपिक शुरू करें, थोड़े से नोट्स बनाएंगे। चलो नोट्स खोलो, कॉपीज बनाओ, अभी है ना टाइम। नहीं नहीं, थोड़ा सा लिखो प्लीज, आज 430 वाले में भी लिखवाया है। ओपन द नोट्स। और होमवर्क घर के लिए बायोमोलिक्यूल्स का कुछ नहीं मिलेगा थोड़े दिन। अपने वांट ऑफ फैक्टर वाले न्यूमेरिकल 16 न्यूमेरिकल में हम कितने हुए हैं? 16 में से बाकी के 10 होने चाहिए। गुरदास चेड़े वांट ऑफ फैक्टर 5 शब्द। हाउ मेनी क्वेश्चन वांट ऑफ फैक्टर हो गए? अच्छा तो कंप्लीट हो गए तेरे। समीप 8। युवराज कितने न्यूमेरिकल हुए वांट ऑफ फैक्टर के? 6। बाकी के 10 आज और कल में खत्म। मंडे कोई डेडलाइन नहीं है। तुम आते नहीं, मैं अब क्या बताऊं। कितने? 6 पक्का? 7। वो ऐसे नहीं बोलेंगे गिव द स्ट्रक्चर ऑफ सी, वो बताएंगे कि ग्लूकोज का बनाओ या फ्रक्टोज का बनाओ, वो स्पेसिफाइड होगा, है ना। चलो लिखो चैप्टर का नाम। जो बच्चे वांट ऑफ फैक्टर का होमवर्क नहीं कर रहे वो कर लो। चैप्टर का नाम दो बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर का नाम दो बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स आर डिफाइंड एज, मैं तो बाहर निकालने वाली हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चे वैसे भी बढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों को फिल्टर आउट करना पड़ेगा। शब्द आप आज मैं सच में गॉड्स फेयर बता रही हूँ ये बात। जब से आप 430 वाला बैच छोड़ के इधर आए हो वहां शांति होगी है। हाँ, दैट मीन्स यू आर द कल्प्रिट ना। हाँ हाँ, आज बिल्कुल मजा। आप रिकॉर्ड 4 जो मतलब आज उनकी 12 से क्लास लग गया ना, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगी। पिन ड्रॉप साइलेंस ही क्लास में। मेरे को फिर एक्शन लेना पड़ेगा। बायोमोलिक्यूल्स आर डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स, है नहीं मेरे पास, 0 पेन। कॉम्प्लेक्स, लाइफलेस, chemical substances responsible for life, growth, maintenance and ability to reproduce कोई वर्ड राइटिंग समझ ना आ रही हो तो पूछ। मेरे पास है नहीं ना। आई डोंट, ये देखना करो कैच, किसके पास नहीं है? प्लीज बातें नहीं प्लीज। इसके बाद पैराग्राफ चेंज। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना। अच्छी बातें थोड़ा कि इतनी बार बोलने के बाद भी। दिव्यांश एंड हरमन
दिस इज द लास्ट वार्निंग टू बोथ ऑफ यू। तो मेरे पास 11th के आ रहे हो इसलिए मैं तुम्हारी रिगार्ड कर रही हूँ, नहीं तो अब तक मैं निकाल चुकी हूँ। अमर प्लीज रहने दो। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, आर द एसेंशियल। जिनको लग रहा है कि नोट्स क्यों बनाने हैं, आप अगर ये नोट्स बनाओगी तो आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद हेडिंग डालना कार्बोहाइड्रेट्स। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद फिर तुमने हेडिंग डालनी है कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ आवर फूड, ऑफ आवर फूड। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में लिखो, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। दीज आर, छोटा छोटा तो नहीं दिख रहा पीछे से, मतलब जूम करूं क्या? ओके, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स and forms a large group of natural occurring, ये वाला वो ना, हाँ इसके बाद तो हेडिंग डाल के ओल्ड डेफिनेशन क्या थी? ओल्ड डेफिनेशन हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ओल्ड डेफिनेशन क्या थी? कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज हाइड्रेट्स ऑफ, भवे नहीं आ रहा, hydrates of carbon as they fit in the formula, as they fit in the formula। क्या होता है फॉर्मूला? CX yes plants। इस ओल्ड डेफिनेशन की लिमिटेशन क्या रही? कि हर कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूले में फिट, जैसे कि नहीं, कई नहीं होते ना, रैमनोज, व्हाट डिड ही से? सम कार्बोहाइड्रेट्स, तुमसे ज्यादा स्मार्ट है डोरेमोन। मेरा बेटा देखता मेरे को इतना अच्छा लगने लग गया था डोरेमोन। सम कार्बोहाइड्रेट्स डू नॉट फिट इन दिस फॉर्मूला। एग्जाम्पल रैमनोज। रैमनोज का क्या फॉर्मूला था? C6H12O5। और एक और भी है डीऑक्सीराइबोज, ये भी फिट नहीं होता। राइबोज C6H10O5, उसका एक ऑक्सीजन, उसका एक ऑक्सीजन हट गया तो वो क्या बन गया? डीऑक्सी। मॉडर्न डेफिनेशन कर दूं नेक्स्ट? बस मॉडर्न डेफिनेशन लिख के फिर चले जाना। मॉडर्न डेफिनेशन लिख लो, दो ही तो थी, एक ओल्ड और एक मॉडर्न। ओल्ड के बाद
modern definition, carbohydrates are defined as optically active. Carbohydrates are defined as optically active polyhydroxy aldehydes or ketones, or which produces such, या ये रहने दो बस. सुंदर है वो तो बहुत. मैंने टिनवन देखे नहीं हुए. देख यार रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने देखे नहीं हुए, बट वो तो सुंदर है. बाकी कल कंटिन्यू करेंगे. गुरताज अगे वॉन्ट ऑफ फैक्टर वाले क्वेश्चन कर लेना प्लीज, तो फिर 16 कब तक, मंडे तक हो जाएंगे. एमसीक्यूज तुम मेरे को वेडनेसडे दे देना जो मैंने शीट दिया है, बट वॉन्ट ऑफ फैक्टर के 16 के 16. तुम्हारे पेपर कब है? पहले करा. मैं ना एक्चुअली क्या करूंगी, ये एमसीक्यूज वाले में एजियोट्रॉप्स के क्वेश्चन है. मैं ना एजियोट्रॉप की ना केस स्टडी लेके आऊंगी. एक केस स्टडी भी हो जाएगी और एजियोट्रॉपिक वाला टॉपिक भी हो जाएगा. कनेक्टिविटी नहीं बैठ रही ना. कल तो 1:30 बजे ही है, कल सेम टाइम है, ठीक है. समझ आया तुमको? समझ आया? हरमन देख ले प्लीज, बहुत गल्ला मार दो तुसी. तो आप अलग अलग बैठा करो क्लास में. युवराज ये या समीप इसको बंद कर दिया.